आज हम लोग चर्चा करेंगे इफेक्ट्स ऑफ करंट के ऊपर कि करंट जान तो लिए कि क्या है करंट, लेकिन अब उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो होता है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट केमिकल इफेक्ट आपका देखा जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, हाइड्रोलिसिस में, फिर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, तो वो हो गया केमिकल इफेक्ट। फिर एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ये जो है इसका अलग से चैप्टर है क्लास 10th में, वो भी हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स के ऊपर। फिर एक आता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसके ऊपर आज मेन फोकस रहेगा। तो इसी पे एक लॉ है जिसको कि हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसका प्रूफ भी है। सबसे पहले लॉ देखेंगे। स्टेटमेंट कहता है कि द करंट, द हीट प्रोड्यूस्ड in a conductor is directly proportional to the square of current resistance in conductor and time period of flow of current। इसका मतलब क्या है कि जो कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ करंट। ध्यान देना, स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस और टाइम पीरियड। इसको लिख सकते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और T इसी से आ जाता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, प्रूफ भी देख सकते हैं। इसका प्रूफ देख लेते हैं। छोटा सा प्रूफ है। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे जहां से चैप्टर शुरू हुआ था। हम लोग पढ़े थे V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखो हीट जो है वो एक तरह का एनर्जी है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी ही तो वर्क डन है। एनर्जी क्या लिखते हैं हम लोग? कैपेसिटी टू डू वर्क, क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो हीट जो है वो एक एनर्जी है, इसका मतलब हीट एक वर्क डन है। तो उसको यूज करके हम लोग निकालेंगे। यहां से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू वी क्यू। ठीक है, W इज इक्वल टू वी क्यू लिख दिया। अब Q को हम लोग कुछ इवैल्यूएशन करते हैं। देखो हम लोग पढ़े थे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहां से लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू आई टी। पुट करो W इज इक्वल टू V इंटू आई टी। ठीक है, अब V को बदलो। W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर होता है। आई आर पुट कर दो, आई आर इंटू आई टी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई इंटू आई, आई स्क्वायर और आर और टी। ठीक है, वर्क डन ही तो हीट है। हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बहुत बढ़िया, ये हो गया इसका प्रूफ। ठीक है, कुछ सवाल कर लेते हैं। सवाल देखो,
An electric iron of resistance 20 ohm. An electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Takes a current of 5 ampere. क्या कैलकुलेट करना है? हीट. Calculate the heat developed in 30 seconds. ठीक है, ट्राई कर लो एक बार, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो. ठीक है, तो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस R क्या है? 20 ohms. करंट क्या है? I is equal to 5 एम्पियर. कैलकुलेट द टाइम दिया हुआ है 30 सेकंड्स. इससे आसान और क्या चाहिए? पुट कर दो. H is equal to, लिख दो, यूजिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. H is equal to 5 square into 20 into 30. 25 into 20 into 30 क्या आएगा? 25 to 50. 500 into 3 into 10 तो 1500 और एक और 0, ये इतना जूल. ठीक है, और देखो 100 joule of heat is produced. 100 joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistance. In a 4 ohm resistance. ठीक है, find the potential difference across each resistor. Find the potential difference across each resistor. ट्राई कर लो. ये रेजिस्टेंस होता है तो ही हीट प्रोड्यूस होता है. सिंपल सा बात है, क्योंकि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT है, तो I में भी I भी होना चाहिए अच्छा खासा, रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, और टाइम पीरियड के लिए भी रेजिस्टेंस करंट फ्लो होना चाहिए. यानी कि 0 पॉइंट कुछ सेकंड के लिए, मतलब अच्छा खासा देर के लिए टाइम, करंट और R होना चाहिए, तो हीट अच्छा खासा प्रोड्यूस होता है. तो लिखा है 100 जूल ऑफ हीट. H दिया हुआ है 100 जूल. ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस. टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड. ठीक है, और R दिया हुआ है 4 ओम. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस. देखो इस बार निकालना तुमको V है, V निकालना है. यहां से इसको यूज करके I निकाल सकते हैं क्या? I निकल जाएगा. I निकालने के बाद क्या करोगे? ये रेजिस्टेंस को यूज करके V निकाल दोगे. V इज इक्वल टू IR से. ठीक है, तो यहां से करो 100 इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. तो I पता नहीं है, I स्क्वायर रहने दो. I स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1, तो यहाँ पे 4 को डिवाइड करोगे तो 25 इज इक्वल टू I स्क्वायर. ठीक है, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर. करंट निकला. V इज इक्वल टू IR. V इज इक्वल टू IR. V पता है, V निकालना है, तो इज इक्वल टू क्या होगा? I 5 इंटू 4 ओम. ये कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट्स. आंसर. ठीक है,
अब देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट पे। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। एक देखे होगे, अब तो CFL ये सब आता है, पहले एक आता था टंगस्टन वाला जो येलोइश टाइप का ग्लो करता था। उसमें एक ऐसे पतला सा वायर होता था, ऐसे इसमें ऐसे करके एक यहाँ पे पतला सा एक ऐसे वायर निकला हुआ रहता था, वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है, उसको फिलामेंट कहते हैं। तो सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें मेन जो होता है वही टंगस्टन फिलामेंट रहता है। ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों रहा? क्योंकि वो करंट लेता है, करंट लेके बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस वो खाता है, जिसके कारण हीट बहुत ज्यादा हुआ। I²RT है, करंट खूब लेता है, रेजिस्टेंस खूब लेता है, जिसके कारण हीट बहुत प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होने से क्या हुआ? वो ग्लो किया और पूरा लाइट निकाला। ठीक है, तो जितना ज्यादा वो गर्म होगा उतना ज्यादा लाइट देगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, वो नियरली 3380 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, काफी ज्यादा है ये। ठीक है, फिर सेकेंड इसका जो एप्लीकेशन है वो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया। इलेक्ट्रिक फ्यूज अब फ्यूज क्या है? ये कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, ऐसा यहाँ पे सर्किट बोर्ड में बना रहता है। सर्किट में क्या होता है, ऐसे रहता है, इसमें एक पतला सा वायर रहता है। ठीक है, एक पतला सा वायर रहता है जो कॉपर और निकल का अलॉय रहता है। ये जो वायर रहता है Cu+ निकल अलॉय रहता है। इधर ये सब जनरली कॉपर ही रहता है, इतना ये सब जो सर्किट रहता है। लेकिन फ्यूज में क्या करता है, कॉपर निकल अलॉय का एक तार रहता है। अब फ्यूज किस काम का होता क्या है कि कभी कभी शॉर्ट सर्किट या ऐसा कुछ हो जाता है, तो अचानक से घर में बहुत तेजी से करंट आ जाता है। तो वो करंट आता है तो वो क्या कर सकता है, आपके पूरे घर के अप्लायंसेस को बर्बाद कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, घर में जैसे ही करंट घुसने का जो रास्ता होता है उसी के बीच में हम लोग फ्यूज लगा देते हैं। तो फ्यूज लगाने से क्या होता है, वो बच जाता है। जैसे ही मान लो ज्यादा करंट आया तो वो उसका तार टूट जाता है, कट जाता है। एकदम पतला सा तार रहता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है, Cu+ निकल का अलॉय रहता है। मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली बाकी तार जो कि कॉपर का बना रहता है उससे लो होता है, मतलब कंपैरेटिवली लो हुआ। ठीक है, रिलेटिवली बाकी वाले से। ठीक है, लोअर देन द अदर सर्किट वायर। क्या करता है, इसका काम क्या है, ब्रेक्स द सर्किट। जब कुछ अनहोनी हो जाए, जब अचानक मान लो बहुत तेजी से करंट आ जाए तो सर्किट को ब्रेक कर देता है, बाकी अप्लायंस को बचा लेता है। ठीक है, ऐसा रहता है। पहले ये यूज होता था, अब तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जनरली यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा एप्लीकेशन। ठीक है, फिर तीसरा एक होता है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट क्या है, हीटर। जो ठंड के मौसम में हम लोग यूज करते हैं हीटर, ऐसे कॉइल बना रहता है ना, ऐसे उसमें कॉइल रहता है ऐसे करके, और ऐसे इसमें वायर निकला रहता है जो कि उसमें लग रहता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। ये क्या होता है, नाइक्रोम का बना रहता है। इसका जो कॉइल है ये नाइक्रोम का बना रहता है।
ये निकल और क्रोमियम का अलॉय है। ये क्या करता है, ये इतना ज्यादा रेजिस्टेंस खाता है कि हीट प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा, बहुत ग्लो भी करेगा, बहुत हीट भी प्रोड्यूस करेगा। उससे क्या होगा, गर्माहट होगा। ठंड के मौसम में इसको यूज किया जाता है, कॉइल रहता है और नाइक्रोम का बना रहता है, गर्माहट प्रोड्यूस करता है। अब ये देखो नाइक्रोम एक अलॉय है। तीन चीज पढ़े थे जब रेजिस्टिविटी पढ़ रहे थे, तो अलॉय, फिर आपका कंडक्टर और एक इंसुलेटर। तो अलॉय को ही क्यों चुना गया, कंडक्टर को भी चुन सकते थे, इंसुलेटर को तो चुन ही नहीं सकते क्योंकि कंडक्ट करना होगा इसको, हीट करंट कंडक्ट करेगा तभी हीट प्रोड्यूस होगा। तो इंसुलेटर नहीं रहेगा, कंडक्टर और अलॉय में अलॉय को क्यों चुने हम लोग, याद करो अलॉय का जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होने के कारण रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण इसका हीट भी ज्यादा प्रोडक्शन होगा, इसलिए हम लोग नाइक्रोम अलॉय को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। अब जानते हैं कुछ इलेक्ट्रिक पावर के। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या है, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर पे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पावर हो गया वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये जो वर्क डन है इसको हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू वी क्यू। वी क्यू पूछोगे क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू W बाई क्यू था, क्यू को उधर फेंक दिया, तो P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं क्या। ठीक है, और यहां से हम लोग Q बाई टी को I लिख सकते हैं, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। Q बाई टी इज इक्वल टू I, ये पढ़े हैं। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, लिख दो P इज इक्वल टू वी आई, और ये फॉर्मूला हो गया पावर का। ठीक है, तो पावर इज द वर्क डन पर यूनिट, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय चार्जेस, कह सकते हैं बाय चार्जेस इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पावर को P इज इक्वल टू वी आई लिखे। अब इसी का और भी फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे वी आई है तो V को क्या लिख सकते हैं, V को आई आर लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, जो कि हो गया आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये हो गया पावर। लेकिन अगर मान लो आई स्क्वायर आर ऐसे करके तुमको वर्क डन लिखना है, एक चीज जानते हो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं क्या। ठीक है, तो पावर इनटू टाइम लिखे तो यहाँ पे इनटू टी कर दोगे और यहाँ पे इनटू टी कर दोगे, तो पावर इनटू टाइम हो गया तुम्हारा वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इसी में P वर्क डन इज इक्वल टू वी आई टी, पावर में जब टाइम मल्टीप्लाई कर दिए तो वर्क डन बन गया। ठीक है, इसी को और एक फॉर्मूला में लिख सकते हो, यहाँ वर्क डन हटा देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। ये P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया। ठीक है, देखो एक और निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे जो I को V को बदले वहीं I को बदल दो, P इज इक्वल टू वी इंटू आई को क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर है, तो I इज इक्वल टू वी बाय आर। बोलो सही की गलत, V बाय आर लिख दो, क्या आया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, या वर्क डन इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाय आर।
तो ये और ये P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पावर पे फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इससे बहुत सारा सवाल बनता है। ठीक है, एनसीईआरटी में है सवाल, जैसे एक देख लो, अच्छा सवाल है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि विच हैज मोर रेजिस्टेंस, विच हैज मोर रेजिस्टेंस, 100 वॉट बल्ब और 60 वॉट बल्ब। ठीक है, तो इसमें बताना है कि 100 वॉट के बल्ब में ज्यादा रेजिस्टेंस है या 60 वॉट के बल्ब में। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा कि नहीं 100 वॉट में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, 60 वॉट में कम रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इसको थोड़ा फॉर्मूलाज पे सोचो। एक फॉर्मूला तुम जानते हो, ये वाला P इज इक्वल टू, क्योंकि P का यहाँ पे पावर का बात हो रहा है तो लिखते हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। बताएंगे अभी क्यों लिखे। यहाँ देखो, यहाँ 2 बल्ब दिया गया है। एक चीज जानते हो कि V जो है, V इज कांस्टेंट एट 220 वोल्ट्स डोमेस्टिक वोल्टेज। V कांस्टेंट है। बल्ब लगा रहे हो तो तुम अपने ही घर में लगा रहे हो, एक अपने घर में और एक यूएस के घर में नहीं लगा रहे हो। ठीक है, इंडिया में जो डोमेस्टिक वोल्टेज आता है वो है 220 वोल्ट्स घरों में। ठीक है, तो यहाँ भी तुम कह सकते हो कि जो V स्क्वायर है ये एक कांस्टेंट है, तो इसको लिख सकते हो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। तो ऐसे तुम लिख सकते हो। अब तुमको एक रिलेशन मिल गया P और R में, वही वो पूछ रहा है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज किया, क्योंकि V यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, 220 वोल्ट होता है डोमेस्टिक वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे जिसका ज्यादा पावर है उसका उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, और जिसका जितना कम पावर है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लोगे अच्छे से कि 100 वॉट बल्ब में कम रेजिस्टेंस है एज कंपेयर टू 60 वॉट बल्ब में। क्यों? क्योंकि यूजिंग द फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, जहाँ पे V जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा फिर। ठीक है, और उस हिसाब से ये हो गया चर्चा इलेक्ट्रिक पावर पे।